बिजनेस अखबार मंगलवार 29 अक्टूबर 2024। डॉलर रुपया 84.10, यूरो 90.90, सोना 10 ग्राम 77,932, सेंसेक्स 80,005.50, निफ्टी 24,339, निफ्टी फ्यूचर्स 24,482, ब्रेंट क्रूड 71.10। शहरी मांग में नरमी के संकेत, भारतीय एयरटेल का लाभ 168% बढ़ा। बाजार में थमी गिरावट, सेंसेक्स 603 अंक चढ़ा। शेयर बाजार में पिछले 5 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर सोमवार को विराम लगा और सेंसेक्स 603 अंक उछल गया। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख और घरेलू संस्थागत निवेशकों एफआईआई की लगातार लिवाली के बीच आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी से बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स 602.80 अंक चढ़कर 80,005.04 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 1,137.52 अंक तक चढ़ा गया था। निफ्टी भी 158.30 अंक की बढ़त के साथ 24,339.15 पर बंद हुआ। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में नरमी से भी बाजार धारण को बल मिला। अगले साल की शुरुआत में जनगणना की संभावना। काफ़ी विलंब के बाद दशकीय जनगणना कवायद और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी एनपीआर को उत्पादित करने का काम 2025 की शुरुआत में प्रारंभ होने की संभावना है और इसके आंकड़े 2026 तक घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि सामान्य जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी या नहीं। शहरी मांग में नरमी के संकेत। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शहरी मांग में आ रही नरमी पर नज़र रखने की ज़रूरत। नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय आज अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि उपभोक्ता धारणा में नरमी और सामान्य से अधिक बारिश के कारण लोगों की सीमित आवाजाही के बीच शहरी मांग में आई नरमी पर नज़र रखने की ज़रूरत है। साथ ही ये भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कामगारों की नौकरियां खत्म होने से संबंधित कयास पर आधारित रिपोर्टों पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। समीक्षा में कहा गया है कि भू राजनीतिक संघर्ष बढ़ने, भू आर्थिक बिखराव और कुछ वित्तीय बाजारों में आर्थिक मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति पर कुछ नकारात्मक प्रभाव दिख सकते हैं। इससे परिवारों की धारण प्रभावित हो सकती हैं और भारत में कंज्यूमर ड्यूरेबल पर खर्च करने का उनका इरादा बदल सकता है। सितंबर महीने की रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे चलकर खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर स्टॉक और खरीफ फसल में ज़बरदस्त पैदावार की उम्मीद से कीमती पर दबाव कम होने का आसार है। समीक्षा में कहा गया है कुछ सब्जियों की कीमती में तेज़ी वृद्धि को छोड़ दिए जाए तो मुद्रास्फीति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति को लेकर परिवारों और कारोबारियों की उम्मीदें में नरमी दिख रही है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के सर्वेक्षण से भी ऐसा ही संकेत मिलता है। समीक्षा में कहा है कुछ खाद्य वस्तुओं से अधिक प्रभावित होने वाली शीर्ष मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मौजूद मांग का आकलन करने का सबसे सटीक पैमाना नहीं हो सकती है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 4.6% रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 5.5% रही थी। जहां एक शहरी मांग का सवाल है तो मासिक समीक्षा में कहा गया है कि त्योहारी सीजन और उपभोक्ता धारणा में सुधार होने से आगे शहरी इलाकों में मांग को बढ़ावा मिल सकता है, मगर शुरुआती संकेत अधिक उत्साहजनक नहीं थे। मगर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोज़मर्रा की उपभोग की वस्तुओं की बिक्री बढ़ने और तिपहिया एवं ट्रैक्टरों की बिक्री में तेज़ी से पता चलता है कि ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 से 7% के दायरे में रहने का अनुमान है। इसे मुख्य तौर पर बाहरी क्षेत्र में स्थिरता, सकारात्मक कृषि परिदृश्य, त्योहारी सीजन
से मांग में दम और सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निवेश गतिविधियों में तेजी से बल मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माता की रफ्तार में कुछ नरमी दिखी है, जबकि विनिर्माण पर आरबीआई के सर्वेक्षण में आगामी तिमाही के दौरान कारोबारी अपेक्षाओं में सुधार होने के संकेत दिए गए हैं। विनिर्माण के लिए पर्चेजिंग मैनेजमेंट मैनेजर्स डायरेक्टर्स इंडेक्स घटकर सितंबर में 56.5 रह गया था। भारतीय एयरटेल का लाभ 168% बढ़ा। नई दिल्ली। भारतीय एयरटेल का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 1,340 करोड़ रुपये से 168% बढ़कर 3,593 करोड़ रुपये रहा। जुलाई की शुरुआत में शुल्क बढ़ाए जाने से कंपनी के मुनाफे में इजाफा हुआ है। हालांकि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 4,159 करोड़ रुपये की मुनाफे की तुलना में दूसरी तिमाही में मुनाफा 13.6% कम रहा। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में एयरटेल की आय 41,473 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष का समान तिमाही में 37,043 करोड़ रुपये थी। अन्य आय 254 करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी के प्रति उपभोक्ता औसत आय 14.7% बढ़कर 233 रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में 203 रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रति उपभोक्ता औसत आय 211 रुपये थे। एयरटेल के प्रति उपभोक्ता औसत आय उद्योग में सबसे अधिक है। जियो के मामले में ये 191.5 रुपये और वोडाफोन आइडिया के प्रति उपभोक्ता औसत आय 146 रुपये हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 111% बढ़ा। 872.5 पिछला बंद भाव, 919.8 आज का बंद भाव, 5.4 उछाल। एनबीसीसी इंडिया गोवा सरकार से 1,726 करोड़ रुपये का पुनर्विकास कार्यों का ठेका मिला। ₹88 पिछला बंद लाभ भाव, 93.3 आज का बंद भाव, 6.1 उछाल। इंडियन बैंक दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 36% बढ़ा। 498 पिछला बंद भाव, 551 आज का बंद भाव, 10% ऊपर उठा। पंजाब नेशनल बैंक वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 145% बढ़ा। 95.8 पिछला बंद भाव, 98.7 आज का बंद भाव। पॉली मेडिकेयर वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 41% बढ़ा। 2,515 पिछला बंद भाव, 2,624 आज का बंद भाव। सन फार्मा का मुनाफा 27% बढ़ा। BS संवाददाता और भाषा, मुंबई बेंगलुरु 28 अक्टूबर। भारत के सबसे बड़ी दवा निर्माता सान फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री कर बाद समोकित लाभ वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 27.3% बढ़कर 3,037.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि परिचालन से राजस्व अवधि में 9.01% तक बढ़कर 13,291.3 करोड़ रुपये हो गया। शुद्ध लाभ में वृद्धि को बाजार भागीदारी बढ़ने, बिक्री में वृद्धि और घरेलू तथा उभरते बाजारों में अच्छे प्रदर्शन से मदद मिली। तिमाही आधार पर परिचालन से राजस्व 5.04% तक बढ़ा, जबकि PAT 6.17% तक बढ़ा। एबिटा सालाना आधार पर 23.6% बढ़कर 4,292.96 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का लाभ ब्लूमबर्ग द्वारा जताए गए अनुमान की तुलना में 3.6% ज़्यादा रहा, जबकि राजस्व 0.23% कम रहा। फाइब्रेमुन के व्यावसायीकरण के लिए फेल्जेकिन के साथ सन फार्मा के समझौते से उसके डर्मेटोलॉजी पोर्टफोलियो को भी ताकत मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कंपनी के लिए भारत में फार्मुलेशन बिक्री 4,265.2 करोड़ रुपये रही और इसमें सालाना आधार पर 11% तक का इजाफा दर्ज किया गया। कुल समेकित बिक्री में इसका करीब 32% योगदान रहा। कंपनी ने इस तिमाही के दौरान भारत में 14 नए उत्पाद पेश किए।
अंबुजा सीमेंट का शुद्ध लाभ 42% घटा। अदानी समूह समर्थित अंबुजा सीमेंट्स ने इस क्षेत्र की कीमत और मांग में नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान अपने समेकित शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 42.5% की गिरावट दर्ज की। इसकी एक बड़ी वजह राजस्व की धीमी वृद्धि रही। समीक्षाधीन तिमाही में अंबुजा सीमेंट्स 456 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। ये एक साल पहले दर्ज 793 करोड़ रुपये से कम रहा। इसी अवधि के दौरान अदानी समूह के प्रवर्तन वाली इस कंपनी की परिचालन आय 7,516.11 करोड़ रुपये रही, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की अवधि में ये 7,423.95 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि इस अवधि में बिक्री की मात्रा पिछले साल की तुलना में 9% बढ़कर 1.42 करोड़ टन हो गई। ब्लूमबर्ग के सर्वेक्षण में 16 विश्लेषकों ने 7,171 करोड़ रुपये की राजस्व और 509.6 करोड़ के शुद्ध लाभ का अनुमान लगाया था। कंपनी शेयर बाजार के अनुमानों से चूक गई। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ACL ने शेयर बाजार को दी सूचना में जताया कि कुल आय, जिनमें अन्य आय भी शामिल है, दूसरी तिमाही में 7,890.14 करोड़ रुपये रही। समीक्षाधीन तिमाही में कुल व्यय 7,023.49 करोड़ रुपये रहा। अंबुजा सीमेंट्स ने एकल आधार पर जुलाई सितंबर तिमाही में 500.66 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का शुद्ध लाभ 40% बढ़ा। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 40% बढ़कर 373.73 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही में कंपनी ने 266.87 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन अवधि में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल आय सालाना आधार पर 895.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,088.19 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान कंपनी का खर्च 567.32 रुपये से घटकर 534 करोड़ रुपये हो गया। इंडियन बैंक का दूसरी तिमाही का मुनाफा 36% बढ़ा। दूसरी तिमाही में PNB का मुनाफा 2 गुना से अधिक हुआ। अदानी पावर का दूसरी तिमाही में मुनाफा 50% घटा। सुजलन का शुद्ध मुनाफा 2 गुना होकर 201 करोड़ रुपये रहा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शुद्ध लाभ 98% घटा। BHEL को दूसरी तिमाही में 106 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ। अदानी पावर का दूसरी तिमाही में मुनाफा 50% घटा। अदानी पावर चालू वित्त वर्ष 2024-25 के सितंबर के समाप्त दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 50% घटकर 3,297.52 करोड़ रुपये रह गया। इसकी मुख्य वजह कम आय के साथ साथ अधिक कर है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में 6,594.17 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। अदानी पावर ने शेयर बाजार की दी सूचना में बताया, पिछले वर्ष सभी प्रमुख विनियामक मामलों में निपटने तथा डिस्कॉम बिजली वितरण कंपनियों से बकाया राशि की वसूली के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2024 में एक मुश्त राजस्व 1,020 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में ये 9,278 करोड़ रुपये था। शाश्वत होंगे भारती एयरटेल के नए MD। देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने आज अपनी नेतृत्व परिवर्तन योजना का ऐलान किया। इसके तहत वर्तमान मुख्य परिचालन अधिकारी COO शाश्वत शर्मा को दूरसंचार परिचालक कंपनी के अगले प्रबंध निर्देशक MD और मुख्य कार्य अधिकारी CEO के रूप में पदोन्नत किया गया, जबकि मौजूदा समय में ये पद संभाल रहे गोपाल विट्ठल 1 जनवरी 2026 से वाइस चेयरमैन बनेगी। विट्ठल पिछले 12 वर्ष से ये पद संभाल रहे हैं। एयरटेल ने सोमवार को निवेशक मंडल की बैठक के बाद शेयर बाजार को बताया, संगठनात्मक उत्तराधिकारी प्रक्रिया के तहत गोपाल की भारती एयरटेल लिमिटेड का
वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जा रहा है। इस भूमिका में भारत के कारोबार का नेतृत्व जारी रखते हुए यह पूरे समूह में दूरसंचार की व्यापक जिम्मेदारी संभालेगी। गोपाल को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारतीय के नामित निर्देशक के रूप में एयरटेल अफ्रीका PLC के निर्देशक मंडल में नियुक्त किया जाएगा। अगले 2 महीने के लिए शर्मा को कंपनी के नामित मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दूरसंचार कंपनी ने कहा, नामित मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में शासक समूचे एंड टू एंड उपभोक्ता कारोबार की जिम्मेदारी संभालेंगी। गोपाल विट्ठल शासक को पदभार संभालने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और इसके लिए तैयार करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। एयरटेल के पास दूरसंचार संगठनात्मक अनुक्रम नियोजन का विशिष्ट रिकॉर्ड रहा है। ये कहते हुए भारतीय एयरटेल जेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने इस कदम की सराहना की। इंटरप्राइजेज के संस्थापक उड़ान ने जुटाए 300 करोड़ रुपये। पीरजादा अबरार, बेंगलुरु, 28 अक्टूबर। देश की सबसे बड़ी बिजनेस टू बिजनेस B2B ई-कॉमर्स कंपनी उड़ान ने कहा कि उसने लाइट हाउस कैंटन, स्ट्राइड वेंचर्स, एनोबेन कैपिटल और ट्राइफैक्टरा कैपिटल सहित शीर्ष स्तर के निवेशकों से ऋण फाइनेंसिंग का नया दौर पूरा कर लिया है। इस फंडों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ान में मिलजुल कर करीब 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। चूँकि ये ऋण फंडिंग है, इसलिए कंपनी के मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डेट फंडिंग का ये नया दौर उड़ान की $3.4 करोड़ की सीरीज ई फाइनेंसिंग वाले दौर के बाद हुआ है, जिसकी अगुवाई M&D PLC ने की थी। इसमें मौजूदा इक्विटी निवेशकों लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर्स एंड DST ग्लोबल ने भी भागीदारी की। लीड ग्रुप, पहले लाभ फिर PE का साथ। मुंबई। एडटेक यूनिकॉर्न लीड ग्रुप के सह संस्थापक और मुख्य कंपनीधारी सुमित मेहता का कहना है, शिक्षा पर खर्च बढ़ने के कारण उनकी कंपनी चालू वित्त वर्ष के अंत मार्च 2025 तक एबिटा के लिहाज से लाभ में आ सकती है। मेहता ने संकेत दिया है कि कंपनी एक बार नियमित लाभ हासिल करने लगे तो ये अतिरिक्त फंडिंग पर ध्यान दे सकती है। मेहता ने एक साक्षात्कार में कहा, हम अपना मुनाफा बढ़ाने पर लगातार ध्यान दे रहे हैं और 25% का एबिटा मार्जिन हासिल करना चाहते हैं। उद्यम पूंजी फार्म वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSB वेंचर्स से $10 करोड़ निवेश के बाद चालू वित्त वर्ष कंपनी का पहला लाभदायक वर्ष होगा। इन वेंचर्स कैपिटल ने फार्मों ने 2022 में कंपनी का मूल्यांकन $1.1 अरब से अधिक किया था। एडटेक फार्म वैजूस के हालिया पतन पर, जिसका मूल्यांकन 3 वर्षों में $22 अरब से घटकर शून्य हो गया। मेहता ने निवेशकों के ज़हन पर महामारी का असर बताया। उन्होंने कहा, कोविड महामारी के दौरान मुख्य और ऑनलाइन शिक्षा और B2C अवसरों पर था। पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि ये एक थोड़े समय का रुझान था। महामारी के बाद कई एडटेक के वैल्यूएशन गिर गए क्योंकि कारोबार फिर से सामान्य होने लगे। दुर्भाग्यवश इस कारण कुछ निवेशकों ने इस क्षेत्र में इसे सामान्य मान लिया और तब तक निवेश करने के कतरते रहे जब तक कि उन घाटों की यादें ना मिट जाएं। हालांकि हम ऐसे निवेशकों से साथ जुड़ रहे हैं जो विभिन्न एडटेक मंडलों के बीच अंतर कर सकें। मेहता और स्मिता देवरा द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित लीड ग्रुप का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रौद्योगिकी के साथ एक बेहतर ग्रोथ वाला पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को एकीकृत करके भारत में स्कूलों शिक्षा में मदद करना है। मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में इस समय निजी स्कूलों में लगभग 12 करोड़ छात्र नामांकित हैं, जिसके वर्ष 2030 तक 20 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में अभिभावक से 12वीं कक्षा तक भी शिक्षा पर हर साल प्रति छात्र 18,000 से 20,000 रुपये खर्च करते हैं। इस तरह ये खर्च लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपये बैठता है। ये आंकड़ा 2030 तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य सीखने के परिणामों में सुधार लाने के लिए इस खर्च को 10-12% तक बढ़ाना है। कई अभिभावकों का खर्च कारगर शिक्षा में परिवर्तित नहीं हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय छात्रों के अवसर
अक्सर रोजगार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि निवेश से बेहतर शैक्षिक परिणाम प्राप्त हो, और यही ये चुनौती है जिसका हम समाधान करना चाहते हैं। जिलेट इंडिया का मुनाफा 43.5% बढ़ा। ग्रूमिंग उत्पाद बनाने वाली कंपनी जिलेट इंडिया लिमिटेड का सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही का मुनाफा 43.5% की बढ़त के साथ 133.01 करोड़ रुपये हो गया है। जिलेट इंडिया ने BSE के एक नियमों की सूचना में ये जानकारी दी। कंपनी जुलाई जून वित्त का अनुसरण करती हैं। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 92.69 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया था। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 17.11% बढ़कर 781.82 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में ये 67.55 करोड़ रुपये थी। इस बीच एक अलग नियामकीय सूचना में जिलेट इंडिया ने सूचित किया कि उसके निर्देशक और मुख्य वित्त उत्तराधिकारी CFO गौतम कामत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। भू राजनीतिक तनाव में राहत से शेयर बाजार में बढ़त। ICICI बैंक ने BSE सेंसेक्स को महीने के सबसे अच्छे कारोबारी सत्र में पहुंचाया। ईरान पर इजराइल के सीमित जवाबी हमले के बाद तेल कीमतें गिरे। रॉयटर्स। सोमवार के तेल की कीमती में $4 प्रति बैरल से अधिक की गिरावट आई। यह गिरावट सप्ताह में इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जवाबी हमले के बाद हुई। हालांकि हमले में तेल और परमाणु संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया गया और इससे ऊर्जा आपूर्ति पर असर नहीं पड़ा। ब्रेंट और अमेरिकी WTI क्रूड वायदा दोनों 1 अक्टूबर के बाद से अपने निचले स्तर पर आ गए। GMT समय के अनुसार मुंबई में ब्रेंट $4.12 या 5.4% गिरकर $71.93 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि WTI $4.03 या 5.6% गिरकर $67.75 पर आ गया। पिछले सप्ताह अस्थिर कारोबार के दौरान इन प्रमुख सूचकांकों में 4% की वृद्धि हुई, क्योंकि बाजार में अमेरिकी चुनाव को लेकर के साथ साथ 1 अक्टूबर की ईरानी मिसाइल हमले पर इजराइल की जवाबी प्रतिक्रिया को लेकर अनिश्चितता थी। पश्चिम एशियाई प्रसिद्धियों के बीच नए हमले में शनिवार की सुबह दर्जनों इजरायली जेट विमानों ने तेहरान के निकट और पश्चिमी ईरान में मिसाइल कारखाने तथा अन्य स्थलों पर 3 हमले किए। विश्लेषकों ने कहा कि इजरायली हमले में आशंका में तेल की कीमती को लेकर जो भू राजनीतिक जोखिम बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है। इस बीच कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के विश्लेषक विवेक धर को पश्चिम एशिया में संघर्ष में जल्द कमी आने की आसार नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा, ईरान के प्रति कम आक्रमण हमले के बावजूद हमें संदेह कि इजराइल और ईरान समर्थित गुट के प्रतिनिधि स्थायी युद्ध विराम के रास्ते पर हैं। सिटी के विश्लेषक मैक्स लेटन ने अल्पावधि के कम जोखिम को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीने के लिए कच्चे तेल के लिए अपना लक्ष्य $74 से घटकर $70 प्रति बैरल कर दिया है। सहायक वैश्विक संकेतों के बीच देसी शेयर बाजार में सोमवार को बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसकी वजह ईरान पर इजराइल के सीमित हमले के बाद भू राजनीतिक तनाव में कमी आई है और तेल कीमत में नरमी आई है। ICICI बैंक के बेहतर नतीजे, जिसका बेंचमार्क सूचकांकों में खासा भार है, ने भी सेंसेक्स को 2 हफ्ते के सबसे अच्छे कारोबार सत्र का तोहफा दिया। कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स 1138 अंक यानी 1.43% तक चढ़कर 80,540 पर पहुंच गया था। हालांकि मुनाफा वसूली के बीच उसने थोड़ी बहुत गंवाई और अंत में ये 603 अंक की बढ़त के साथ 80,005 पर टिका। ये 26 सितंबर के बाद की सबसे बड़ी बढ़त है। निफ्टी 50 ने 158 अंकों की बढ़त के साथ 24,339 अंक पर कारोबार की समाप्त की। ये 14 अक्टूबर के बाद उसकी एक दिन में सबसे अच्छी बढ़त है। दोनों की सूचकांकों ने पिछले 5 कारोबार सत्रों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली
के बाद नुकसान के साथ साथ कारोबार की समाप्ति की थी। सोमवार की विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 3,228 करोड़ रुपये की बिकवाली की और उनकी मासिक बिकवाली 92,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गए। आईसीआईसीआई बैंक 2.96% चढ़ा और सेंसेक्स व निफ्टी की बढ़त में उसका योगदान 1/3 रहा। निजी क्षेत्र के देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक ने शनिवार को शुद्ध लाभ में सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 14.5% की बढ़ोतरी की जानकारी दी थी और उसका मुनाफा 11,746 करोड़ रुपये रहा। बैंक के मुनाफे और गैर ब्याज आय, शुल्क आय और ट्रेजरी लाभ में खासी बढ़ोतरी से सहारा मिला। ब्लूमबर्ग के विश्लेषकों ने शुद्ध लाभ 10,952 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वेको विजय कुमार ने कहा कि बैंकिंग दिग्गज मसलन HDFC बैंक और ICICI बैंक के अच्छे आंकड़ों के चलते गुणवत्ता वाले उन शेयरों की ओर बढ़ने का रुझान बना सकता है जहां मूल्यांकन अभी तक ठीक ठाक है। FPI की लगातार बिकवाली और अग्रणी कंपनियों के निराशाजनक नतीजे से सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 4 कारोबारी सत्रों से टूट रहे थे। उच्च मूल्यांकन की चिंता ने इस बिकवाली को और बढ़ाया। निवेशकों के बीच तब राहत देखने को मिली जब इजराइल ने ईरान पर सीमित हमले के दौरान उसके परमाणु और तेल केंद्रों को निशाना नहीं बनाया। ब्रेंट क्रूड की कीमती 6.3% घटी और ये $71 पर कारोबार कर रहा था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव को देखते हुए पिछले हफ्ते ब्रेंट 4% चढ़कर $76 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। बची हुई भारतीय कंपनियों के नतीजे, यूरोजोन और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे उपलब्धि में बाजार को दिशा दे सकते हैं। बाजार में बढ़ने व गिरने वाले शेयरों का अनुपात सकारात्मक रहा और 2,524 शेयर चढ़े जबकि 1,475 में गिरावट आई। ICICI बैंक के अलावा M&S और इन्फोसिस ने सेंसेक्स की बढ़त में योगदान दिया। ICICI बैंक ने के अलावा निफ्टी 50 के शेयरों में सबसे ज़्यादा श्रीराम फाइनेंस में बढ़त दर्ज हुई जो 5.4% चढ़ा। अच्छा प्रदर्शन कर रही अर्थव्यवस्था, नकारात्मक के मुकाबले सकारात्मक बातें अधिक। दास ब्याज दरों पर समय से पहले किसी भी तरह के कदम से वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच का संतुलन बिगड़ने की आशंका। भू राजनीतिक संकट, भू आर्थिक बिखराव और किसी तरह की चरम मौसमी घटनाएं जो बाहरी मांग को प्रभावित कर सकते हैं, भारत की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा जोखिम होगी। वृद्धि अच्छी है, महंगाई भी कम होने लगी है और इसलिए हमें उम्मीद है कि नवंबर, दिसंबर और वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में इसमें और नरमी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि त्योहारी सीजन की मांग के बारे में टिप्पणियां से भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में मिले जुले संकेत मिलती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नकारात्मक के मुकाबले सकारात्मक बातें अधिक है और अर्थव्यवस्था यथोचित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वाशिंगटन DC में CNBC TV 18 के साथ बातचीत में दास ने कहा, कुछ क्षेत्रों में तथाकथित सुस्ती के मुकाबले हमें सकारात्मकता अधिक मिल रही है। इस साल दमदार मानसून रहने से कृषि क्षेत्र भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। रबी फसल से काफ़ी उम्मीदें हैं और ग्रामीण मांग भी फिर से बढ़ गई है। इसके अलावा दास ने कहा कि कई उच्च रफ्तार वाले संकेतक दमदार वृद्धि दर्शा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था यथोचित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मगर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि भू राजनीतिक संकट, भू आर्थिक बिखराव और किसी तरह की चरम मौसमी घटनाएं जो बाहरी मांग को प्रभावित कर सकती हैं, भारत की वृद्धि के लिए सबसे बड़ी जोखिम होगी। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ मिलाकर भारत की आर्थिक वृद्धि हमेशा से हमारी घरेलू मांग और घरेलू निवेश के दम पर टिकी रही है, जो फिलहाल काफ़ी मजबूत है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की रफ्तार से बढ़ेगी, जिसमें दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 7.4% और चौथी तिमाही में 7.4% वृद्धि होगी। शक्तिकांत दास ने उल्लेख किया है कि फिलहाल वृद्धि और मुद्रास्फीति का संतुलन बेहतर है और यही कारण है कि हाल में ही हुई मौद्रिक
नीति समिति की बैठक में नीतिगत रुख को बदलकर कर तटस्थ कर दिया गया। उन्होंने कहा, अब हमारे पास आने वाले रुझानों को देखने, उभरते नज़रियों का आकलन करने और ये तय करने की वक्त है कि हमें कौन सा नीतिगत कदम उठाना है। दास ने कहा कि वृद्धि अच्छी है, महंगाई भी कम होने लगी है और हमें उम्मीद है कि नवंबर, दिसंबर और वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में इससे और नरमी आएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि महंगाई के परिदृश्य में कोई जोखिम भी है, इसलिए समय से पहले किसी भी तरह के कदम में संतुलन बिगाड़ सकता है। दर कटौती की संभावनाएं पर दास ने कहा कि ये आने वाले आंकड़ों और महंगाई की हालत पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में पिछले 2 वर्ष से दौर के सर्वेक्षण में परिवारों की मुद्रास्फीति की उम्मीद 10 से 20 आधार अंक तक कम हो रही है। इस बीच दास ने बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी प्रणालीगत जोखिम से इनकार किया है। उन्होंने कहा, फिलहाल बैंकिंग क्षेत्र और गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र प्रणाली के स्तर पर काफ़ी मजबूत बना हुआ है। मगर दास ने कहा कि उल्लेख किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु क्षेत्र में कई सारे मसलों की पहचान की है। साल 2022 में रिजर्व बैंक ने लघु वित्त ऋण के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त किया जा सकता गया था। इस महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज, DMI फाइनेंस और नवी फिनसर्व के लिए लेनदारी के लिए लगाए गए अत्यधिक ब्याज दरों का हवाला देते हुए ऋण स्वीकृत करने और ऋण देने पर रोक लगा दिया है। रिजर्व बैंक का अनुमान अत्यधिक आशावादी। नोमुरा की रिपोर्ट, भारत की अर्थव्यवस्था चक्रीय वृद्धि में नरमी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक का 7.2% का पूर्वानुमान अत्यधिक आशावादी। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रीय वृद्धि में नरमी के दौर में प्रवेश कर चुकी है और भारतीय रिजर्व बैंक का 7.2% की सकल घरेलू उत्पाद GDP का वृद्धि का अनुमान अब अत्यधिक आशावादी लग रहा है। नोमुरा ने कहा कि उसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.7% और वित्त वर्ष 2025-26 में 6.8% वृद्धि के अपने अनुमानों को लेकर बढ़ते हुए नकारात्मक जोखिम दिखाई दे रहे हैं। नोमुरा ने रिपोर्ट में कहा, भारत की अर्थव्यवस्था चक्रीय वृद्धि में नरमी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। संयोग और प्रमुख वृद्धि संकेतक GDP वृद्धि में आगे और नरमी का इशारा कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक का 7.2% के पूर्वानुमान अत्यधिक आशावादी है। RBI ने इस महीने की शुरुआत में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने वृद्धि अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है, जबकि कुछ पर्यवेक्षण इस आंकड़े में कटौती करते हुए नजर आ रहे हैं। नोमुरा ने कहा कि शहरी खपत से जुड़े संकेतक हाल ही में नरम पड़े हैं और यात्री वाहन बिक्री में गिरावट, हवाई यात्री यातायात में कमी और दैनिक उपयोग के सामान बनाने वाली कंपनियों के आंकड़े भी कमज़ोर शहरी मांग को दर्शा रहे हैं। ब्रोकरेज ने कहा, हमारा मानना है कि शहरी मांग में ये कमजोरी जारी रहने की आशंका है। नोमुरा ने कंपनियों का वेतन व्यय कम होने का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनियों का वास्तविक वेतन और मजदूरों व्यय अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सितंबर तिमाही में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होने पर 0.8% घटा है। नोमुरा ने कहा कि अप्रैल जून तिमाही में ये 1.2%, वित्त वर्ष 2023-24 में 2.5% और वित्त वर्ष 2022-23 में 10.8% था। संभवतः नाम मात्र की वेतन वृद्धि और कार्यबल में कटौती के मेल की वजह से ऐसा हुआ। प्लास्टिक कचरे पर नियामक सख्त। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम PWS 2016 के तहत उल्लंघन के मामलों को देखते हुए राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCB और प्रदूषण नियंत्रण समितियों से दोषी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इन उल्लेखों में निर्धारित न्यूनतम मोटाई से कम ही प्लास्टिक थैलियाँ का इस्तेमाल और प्रबंधित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग शामिल है। इन उल्लंघनों से ने राष्ट्रीय प्लास्टिक कचरा विनियम के पालन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। प्लास्टिक के अनधिकृत उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए CPBC ने निगरानी बढ़ाने का आह्वान किया है। बोर्ड ने इस बार में एक रिमाइंडर भी जारी किया है कि नियामक उल्लंघनों से
बचने के लिए सरकार द्वारा जारी निविदा दस्तावेजों को PWM विनिर्देश के स्वरूप होना चाहिए। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सार्वजनिक नोटिस जारी करने के आदेश दिया है। SPCB ने ये भी कहा गया है कि वे स्थानीय प्राधिकरण से सामान्य कर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए विनिर्माताओं और निजी इकाइयों में जागरूकता फैलाने के लिए नए दिशा निर्देश का प्रसार करें। सख्त लेबलिंग और सामान्यीकरण मानदंड के अलावा नए सिरे से निगरानी और अनुपालन कर ध्यान केंद्रित कर PWM विनियमन के प्रभावशीलता को बेहतर किया गया है। दरअसल PWM विनियम देश भर में प्लास्टिक कचरा प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लास्टिक पैकेजिंग को संरचना और इस्तेमाल के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है। श्रेणी 2 में एकल या बहुस्तरीय पैकेजिंग वाली लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग है, जिसमें विभिन्न तरह की प्लास्टिक शामिल होते हैं। श्रेणी 3 में बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग है, जिनमें एक कम से कम प्लास्टिक परत और दूसरी गैर प्लास्टिक सामग्री की परत होती है। अंतिम श्रेणी 4 में पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट के अलावा क्षरण होने वाला प्लास्टिक से बनी थैलियाँ शामिल है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सालाना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बीते 5 वर्ष के दौरान प्लास्टिक कचरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। वर्ष 2016-17 में प्लास्टिक कचरा 15,68,714 टन प्रति वर्ष TPA था और ये 2017-18 में गिरकर 6,60,787 TPI हो गया, लेकिन इसके बाद प्लास्टिक कचरा बढ़ता गया। ये 2018-19 में बढ़कर 33,60,043 TPA, 2019-20 में 34,69,780 TPA और फिर 2020-21 में 41,26,957 TPA हो गया। अलग अलग अनुभव। हाल के महीने में दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं FMCG की कई कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन ने एक जटिल समस्या को सामने ला दिया है। ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विचलन की ओर है। दूसरे शब्दों में, क्या दो अलग आर्थिक मांगे पर बढ़ रही हैं। FMCG कंपनियां आय वाले समय के बाद 2 साझा बिंदुओं के साथ सामने आए हैं। अब मांग पहले जैसे जीवंत नहीं है, परंतु महंगे और उत्कृष्ट उत्पादों की मांग बनी रह सकती है। इन कंपनियों की वितरण और मार्केटिंग की पहुंच को देखते हुए व्यापक उपभोक्ता मांग के बारे में इनके निष्कर्ष पर अक्सर कड़ी नज़र रखी जाती है। महामारी के बाद अंग्रेजी के अक्सर की आकृति वाले सुधार की चर्चा लंबे समय से रही, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी वही आकार ले रही है। के आकृति के वाले सुधार से तात्पर्य आर्थिक विभाजन के बढ़त से है, यानी अमीरी और गरीबी की खाई में इजाफा। क्या अर्थव्यवस्था के 2 हिस्से अलग अलग गति से और अलग अलग तरीके से विकसित हो रही हैं। ये बात ध्यान देने लायक है कि अगर ये कथन सही है तो ये सामान्य से बहुत अधिक जटिल बात है। ये केवल उन 2 भारत की कहानी नहीं है जो नेता सुनाते हैं। अगर विभाजन मौजूद है और बढ़ रहा है तो ये शहरी समृद्धि और ग्रामीण संकट के बीच का विभाजन नहीं है। ये अंतर है प्रीमियम श्रेणियों और आय की श्रृंखला में काफ़ी नीचे आने वाली श्रेणियों के बीच का, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष दशांश अथवा एकदम निचले का। यकीनन इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है, क्योंकि मानसून काफ़ी बेहतर रहा है। कमजोरी शहरी मांग में नज़र आ रही है। कुछ कंपनियों के अनुसार कमजोरी दूसरे या तीसरे दर्ज के शहरों के बजाय महानगरों में नज़र आ रही है। यह चिंता का विषय है। कुछ मामले में भारत के नीति निर्माता लंबे समय से ये मानते रहे हैं कि शहरी वृद्धि अपना ध्यान रख लेगी और ग्रामीण गरीबी की समस्या को हल करना होगा। परंतु ये सोच अगर सही भी थी तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनियों के सामने आ रहे तथ्यों पर खरी नहीं उतर रही है। हाल ही में एक बड़ी FMCG कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी कि भारत का मध्य वर्ग खत्म हो रहा है। ये एक अप्रत्याशित और दिक्कत दिशा है। एक ऐसा देश जहां कुलीनों की तादाद बढ़ रही है और महंगे सामान की बिक्री में इजाफा हो रहा है। ये जाहिर है दिक्कत में नहीं है।
दिग्गज की बात यह है कि ऐसे मध्य वर्ग के साथ हो रहा है जो स्थिर है और जिसकी संख्या में कमी आ रही है। एक चिंता जो इन कंपनियों के टिप्पणियों में मुखर होकर सामने आ रही है ये है कि शहरी मांग में कमज़ोरी पिछले कुछ समय से बरकरार है, लेकिन अब ये नज़र आ रही है क्योंकि सरकार द्वारा दिया गया विभिन्न प्रकार का प्रोत्साहन और समर्थन अब हटाया जा रहा है। यकीनन वृद्धि को सरकारी व्यय का समर्थन हाल की तिमाहियों में कमज़ोर पड़ा है। ये बात उन व्यापक चिंताओं को बढ़ाती है कि दिशा के वृद्धि के इंजन में खामी है। शहरी समृद्धि सरकारी समर्थन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी अवधि में ये टिकाऊ नहीं होता है। एक तथ्य ये भी है कि शहरी गरीबी को हमारे देश में पूरी तरह समझा नहीं जा सका है या ये नज़र नहीं आती। कोविड-19 से पहले लॉकडाउन के बाद जैसा समझ गया था, देश के शहरों की बड़ी अस्थायी या प्रवासी आबादी सरकार की नज़र से बाहर है। उन्हें कल्याण योजनाओं का लाभ दिला पाना भी मुश्किल है। शहरी समृद्धि और गरीबी के अनुमान को समझने के लिए और अधिक आंकड़ों की आवश्यकता है। बोर्ड के बेहतर कामकाज में समितियों का अहम योगदान। समितियां बोर्ड के लिए खास होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि बोर्ड की भावी प्राथमिकताओं तथा कंपनी का आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से काम करें, बता रहे अमित टंडन। अब कारोबार का काम अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही नहीं रह गया, उसका काम शेयरधारकों और सभी हितधारकों के लिए लाभ की स्थिति तैयार करना, कंपनी की दीर्घकालीन और लगातार सफलता को बढ़ावा देना तथा समाज हित में योगदान करना है। कारोबार या व्यवसाय अब काफ़ी जटिल हो गया है। डिजिटल क्रांति, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, कर्मचारियों की भर्ती एवं उन्हें अपना साथ बनाए रखना, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक हाल में सामने आते हुए कुछ मसले में जिन पर कंपनियों के निर्देशक मंडलों यानी बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। बोर्ड समस्याओं और मामलों के कुछ लगातार बढ़ती सूची से बोर्ड समितियों के जरिए निपटते हैं। समितियों की मदद से उन्हें व्यापक समझ वाले निर्णय लेने में मदद मिलता है। इनमें कुछ समितियां निगरानी यानी ऑडिट समिति और कुछ सलाह परिवरिश तकनीकी समिति के लिए दोनों होती हैं क्योंकि ताकि कंपनियों का काम अच्छी तरह चल सके। पिछली बार की गई गिनती के मुताबिक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों में कुल 626 समितियां थीं। इनमें ज़्यादातर समितियों के नाम अलग अलग थे मगर उनके काम का जिम्मा और अधिकार एक जैसे थे, जैसे IT स्टीयरिंग कमेटी, IT स्ट्रैटेजी कमेटी, IT स्टीवर्डशिप कमेटी, IT स्ट्रैटेजी एंड डिजिटल पेमेंट कमेटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कमेटी आदि। अन्य समितियों खास कामों के लिए बनाई गई थी, जैसे कानूनी एवं गैर निष्पादित परिसंपत्ति पुनर्गठन समिति, सरकार की ओर से यूरिया खरीदने के लिए अधिकार प्राप्त समिति या शेयर आवंटन समिति शामिल थे। एक बार शेयर आवंटन होने या यूरिया की खरीदारी होने पर कुछ समितियां संभवतः बंद हो जाएंगी, मगर पर्यावरण, सामाजिक और संचालन समिति जैसी समितियां चलते रहेंगी। समितियों की संख्या इस कदर बढ़ने के बाद भी 3 बातें स्पष्ट दिखती हैं। पहली, ज़्यादातर काम कुछ गिनी चुनी समितियां ही करती हैं। दूसरी, जिन मामलों के लिए जटिल और विशिष्ट ज्ञान चाहिए उनके लिए समितियां प्राय अलग ही होती हैं। तीसरे, तेज़ी से उभरते क्षेत्रों के लिए अलग समितियां गठित होती हैं। इन पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। कंपनियों में बोर्ड मुख्य रूप से उन्हीं समितियों पर निर्भर रहते हैं जिनका गठन नियामकों ने अनिवार्य कर दिया है। कंपनी कानून के अनुसार कंपनियों में ऑडिट समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, NRC, शेयरधारक संबंध समिति और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR समिति का गठन अनिवार्य है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की सूचीबद्धता से संबंधित अनिवार्यता एवं जानकारी संबंधी आवश्यकताओं के सुधार के लिए गठित कोटक समिति ने 2019 में कहा कि शीर्ष 500 कंपनियों में जोखिम प्रबंधन समिति होनी ही चाहिए। वर्ष 2021 में ये शर्त शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए लागू कर दी गई। ऑडिट, NRC, CSR और जोखिम समितियों की कार्यसूची एजेंडा को नियामकों ने हमेशा स्पष्ट और व्यापक रूप से बताया है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनमें काफ़ी बातें सुझाई गई हैं। दूसरी ध्यान देने लायक बात यह है कि कारोबार से जुड़ी ज़रूरतों विशेष समितियों के ज़रिए पूरी की जा रही हैं।
मगर उनकी रफ्तार नियामक ही तय कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने निवेश समिति का गठन अनिवार्य बना दिया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अपेक्षा करता है कि बीमा कंपनियां पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति का गठन करें और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि बैंक उधार लेने वाले को इरादतन कर्ज नहीं चुकाने वाला यानी डिफ़ॉल्ट के श्रेणी में डालने और उनके नामों की घोषणा करने के लिए समिति गठित करे। कारोबार में जटिलता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कंपनी के कर्मचारियों की समितियां बनती जा रही है। किसी वित्तीय संस्थान में परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन समिति, उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति, सूचना सुरक्षा समिति और उत्पाद नवाचार एवं परिसमीक्षा समिति जैसे समितियां बनाए जाने का प्रबंधन है। कंपनियां पर्यावरण के अनुकूल बनने या तकनीक से जुड़ी समस्याएं कैसे सुलझाती हैं, वे इसके लिए या तो डिजिटल कार्यकल्प समिति अथवा ESG समिति जैसे अतिरिक्त समिति बनाएंगे या इनमें निपटने का जिम्मा पहले से बनी किसी समिति को सौंप देंगे। जैसे ESG के लिए CSR समिति को कहा जा सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कंपनियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्हें समिति के विधान एवं दायित्व पर पुनर्विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए शेयरधारक संबंध समिति की भूमिका स्पष्ट नहीं है। यह समिति समावेशी निर्णय लेने और पारदर्शिता एवं विश्वास बनाने पर जोर देती है। यह समिति पहले शेयरधारक शिकायत निवारण समिति के नाम से जानी जाती थी और इससे शेयर ट्रांसफ़र या लाभांश नहीं मिलने जैसी शिकायतें सुलझाने का काम मिला था। हमारे शेयर बाजार तकनीकी रूप से इतने आगे बढ़ चुके हैं कि शेयरधारक संबंध समिति को अपनी भूमिका नए सिरे से तय करने की ज़रूरत है। यह समिति इन्वेस्टर कॉल में शरीक होकर निवेशकों के सवाल सुनेगी तो बेहतर भूमिका निभा पाएगी। इसे बिक्री पक्ष से जुड़ी रिपोर्ट, ट्रेडिंग एजेंसियों की टिप्पणी पढ़नी और प्रॉक्सी एडवाइजरी कंपनियों के सुझाव पर विचार करना चाहिए। यदि वे व्यापार प्रदर्शन में भाग लेंगे तो उन्हें आपूर्ति के पक्ष की चुनौतियां बेहतर ढंग से समझ आएंगे और वे अधिक योगदान कर पाएंगे। बोर्ड को इस समिति के मौजूदा कामों की समीक्षा करनी चाहिए और पिछले और वांछित बदलाव के लिए उनमें संशोधन करना चाहिए। अन्य समितियों की कार्यसूची को भी इसी तरह समीक्षा की जानी चाहिए। कंपनियों के लिए अपनी प्रतिस्पर्धियों पर नज़र रखना और उनके विभिन्न समितियों की समीक्षा करना फ़ायदेमंद होगा। बोर्ड में अब काफ़ी बदलाव हुए हैं और नए निर्देशक अपने साथ नए हुनर ला रहे हैं। उन्हें उपयुक्त समितियों में शामिल करने से कंपनियां उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ ले पाएंगे। बोर्ड को इस अवसर का इस्तेमाल कर अपनी विभिन्न समितियों के सदस्यों को लाने का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। समितियां बोर्ड के लिए खास होती हैं, इसलिए उसका ढांचा दुरुस्त रखना ज़रूरी है ताकि बोर्ड कारगर तरीके से काम कर सके। लिहाजा यह ज़रूरी है कि विभिन्न समितियां बोर्ड के भविष्योन्मुखी नीतियां और कंपनियों की ज़रूरतें पर ध्यान दिए। लेखक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी समितियां इंडिया लिमिटेड के साथ जुड़े हैं। सामान्य दिशा में बढ़ती दिख रही अर्थव्यवस्था, जो कभी एक बार की दिक्कत लग रही थी, अब वो सिलसिला लगने लगा है। वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह में वृद्धि घटकर 6.5% रह गई, जो 40 महीने में सबसे सुस्त वृद्धि है। करीब 6.5% के स्तर पर GST संग्रह शायद ही मुद्रास्फीति के अनुरूप है, जिसका अर्थ ये है कि मात्रा के लिहाज से कारोबार में कोई वृद्धि नहीं है। अगस्त में व्यापार घाटा बढ़कर 29.7 अरब डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 24.2 अरब डॉलर था। वस्तु निर्यात भारत की दुखी रग है और इसी से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत कितना कमज़ोर है। ये निर्यात अगस्त में घटकर 34.7 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले वर्ष अगस्त में ये 38.3 अरब डॉलर था। सकल घरेलू उत्पाद GDP की आर्थिक वृद्धि दर भी 7.8% से घटकर 6.7% रह गई। कोयला, तेल एवं बिजली जैसे 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन के हिसाब से घटने बढ़ने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP 3 वर्षों में पहली बार इस अगस्त में शून्य के नीचे आ गया है। पिछले वर्ष सितंबर के मुकाबले इस बार सितंबर में कारों की बिक्री भी 19% घट गई। सरकार बृहद आंकड़ों का संग्रह और संकलन जिस तरह करती है, उसे
देखते हुए हो सकता है कि बाद में कुछ आंकड़े इतने बुरे नहीं निकले। जैसे भी IPO के आंकड़े पर ज़्यादा भरोसा नहीं करूंगा, मगर IEP के नज़र पर, मगर निर्यात और GST से जुड़े आंकड़े अधिक विश्वसनीय हैं। इसी तरह कंपनियों के लिए गए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI जैसे आंकड़े अधिक भरोसेमंद हैं। PMI अगस्त में 57.5 था, मगर सितंबर में घटकर 8 महीने के सबसे कम स्तर 56.5 पर चला गया। अगस्त में 60.9 पर पहुंचा। सेवा PMI भी सितंबर में 57.7 रह गया, जो 10 महीने का सबसे कम आंकड़ा था। पहली तिमाही में आवास ऋण वितरण में 9% की कमी आई और वाहन ऋण 2% तथा पर्सनल लोन 3% हो गई है। वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक कंपनियों द्वारा दिया गया कर्ज भी ठहरा रहा। अप्रैल से अगस्त तक डीजल की बिक्री पिछले साल अप्रैल से अगस्त के मुकाबले केवल 1% बढ़ी। लग रहा है कि मंदी आने लगी है। तिमाही नतीजे आ रहे हैं और बड़ी भारतीय कंपनियों के शुरुआती नतीजे बेहद खराब है। पिछले हफ्ते वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद से बजाज ऑटो का शेयर 15% तक गिर गया है, जो जनवरी 2011 के बाद इसमें सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। परिचालन मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़ों से 2.68% नीचे आ रहा है। परिचालन मुनाफा मार्जिन OPM 20% से कम होकर 16% रह गया। इससे भी बुरी बात यह है कि कंपनी प्रबंधन ने त्योहारों के दौरान बिक्री में केवल 1-2% वृद्धि का अनुमान लगाया, जो उद्योग के 5-6% के अनुमान से कम है। देश में खपत पिछले कुछ समय से कम हो रही है। खराब आर्थिक नीतियों में मध्य वर्ग और निम्न आय वर्ग को कमाई घटा दी और वेतन में असली वृद्धि ऋणात्मक हो गई है। यहाँ तक कि आम तौर पर मंदी से बेअसर रहने वाली नेस्ले इंडिया के उत्पादों पर भी इस गिरावट का असर पड़ा है। कंपनी के भारतीय कारोबार में केवल 1% वृद्धि हुई है, जो इन विकसित देशों के बराबर है, जहाँ कंपनी हर तबके में पैठ बना चुके हैं। शुद्ध लाभ में केवल 7% इजाफा हुआ है और परिचालन राजस्व में महज 3.3% वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात में भारत की सबसे बढ़त मानी जाती है। यहाँ बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गुरुग्राम में वैश्विक समता केंद्र GCC की अपार संभावनाएं हमेशा गिनाई जाती है, मगर उनमें वृद्धि के आंकड़े बहुत मामूली है। 2014-15 और 2023-24 के बीच सेवाओं के निर्यात में केवल 8.92% इजाफा हुआ। इसलिए इन्फोसिस के सितंबर तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहने पर हैरान नहीं होने चाहिए, जिसका राजस्व मुद्रास्फीति को मात देने में जूझता रहा। पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले मुनाफा केवल 4.73% और राजस्व महज 5.11% बढ़ा। सबसे बड़ी देसी IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का राजस्व भी केवल 7.06% बढ़ा और शुद्ध लाभ में 5% तेजी ही आई। निफ्टी 50 के ही कंपनी LTI माइंडट्री का राजस्व केवल 5.92% बढ़ा और लाभ में 7.68% वृद्धि ही हुई। निफ्टी 50 की दो प्रमुख कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक और HFDC के मुनाफे में भी 5% बढ़ोतरी ही हो पाई। हाल में आई नुवामा की एक शोध रिपोर्ट कहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मांग में भारी सुस्ती का सामना करना पड़ रहा है और कई संकेत कोविड से पहले के स्तर पर हैं। नुवामा के मुताबिक इसकी एक वजह यह है कि सरकार का पूंजीगत खर्च लगातार 4 साल तक ऊंचा रहने के बाद अब चुक गया लगता है, मगर निजी क्षेत्र ने अभी तक इसकी बागडोर नहीं थामी है। रिपोर्ट में कहा गया, भारत की कंपनियां की मुनाफा वृद्धि भी शायद अपना शीर्ष स्तर छूकर लौट आई है, क्योंकि राजस्व कमज़ोर है और मार्जिन कम है, क्योंकि व्यापार में शर्तें बहुत बदल गई हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि बड़ी कंपनियों ने शुरुआती नतीजे भी इसी बात की तस्दीक करते हैं, किंतु आंकड़े में कुछ सकारात्मक बातें भी हैं। भारत के तेज़ी से बढ़ते शेयर बाजार में से पूंजीगत लाभ कर मिलने के कारण शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह काफ़ी बेहतर रहा है। भारत का
विदेशी मुद्रा भंडार 705 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा 5G स्मार्टफोन की बिक्री 23% की दर से बढ़ गई है, जिस कारण भारत अब चीन के बाद दुनिया में सबसे बड़ा 5G यानी 5G बाजार बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रों में भी मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है, जो मेक इन इंडिया की सफलता की दर्शाती है। आम चुनाव के कारण कुछ समय ठहरने के बाद सरकार ने रक्षा, अक्षय चर्चा, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में अपना पूंजीगत खर्च बढ़ाया है। इस तरह के सकारात्मक आंकड़ों के साथ पीठ तो थपथपाई जा सकती है, मगर अब इन्हें मंदी की व्यापक तस्वीर, मसलन कम निजी निवेश, विनिर्माण और निर्यात में कमी, कम वेतन वृद्धि के अवसर बरअसर रखा जाता है, तब ये मामूली लगते हैं। पिछले दिनों में मैंने इशारा किया था कि शेयर बाजार की विशेषज्ञ मजबूत बैंकिंग सत्र, मजबूत चालू खाता, कम मुद्रास्फीति, काबू में आया बजट घटा, कम ऋण, जीडीपी अनुमात जैसे जिस बातों के स्थायी बदलाव बताने हुए उगते नहीं हैं, उन्हें करीब से देखने पर लगता है कि ये सही नहीं है। अब आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहता है और उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के जरिए उच्च आय की और बुनियादी बढ़त नहीं दिख रही है। वैसे भी समृद्धि भारत के जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है और हमें कृषि सुधारों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी बढ़ाने की मेहनत करते हैं। साथ ही हमें बड़े पैमाने पर विनिर्माण को सस्ता और निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने की ज़रूरत है। ये बातें कहीं भी एजेंडे में नहीं हैं, लेकिन लोगों को पसंद आने वाली बात कही जा रही है कि ये भारत की सदी है और ये भारत का दौर है। अगर वृद्धि कोविड से पहले के स्तर पर पहुंच जाती है तो कई लोगों को अपना आशावाद कम करना पड़ सकता है। लेखक moneylife.in के संपादक और मनी लाइफ फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। खबरों में फास्ट सोर्स सॉल्यूशंस टॉप गेनर्स एमंग BSE 500 कंपनीज 332 previous close, 337 close, 12% up. Interglobe Aviation 4,364 previous close, 4,015 close. Orient Electric snap 8-day losing streak with upper circuit 210 previous close, 252 close, 20% up. आज का अहम शेयर किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई एट 1,631, सर्ज एट 156% YTD. निफ्टी 50 अदानी एंटरप्राइज क्लोज एट 28 अक्टूबर 24. अदानी एंटरप्राइज 2,798, अदानी पोर्ट्स 1,352, अपोलो HOSPS 6926, एशियन पेंट्स 3001, एक्सिस बैंक 1171, बजाज ऑटो 10011, बजाज फिनसर्व 1730, बजाज फिन 6911, बजाज इलेक्ट्रॉन 270, भारती एयरटेल 1663, BPCL 310, ब्रिटानिया 5722, सिप्ला 1508, कोल इंडिया 441, डॉक्टर रेड्डीज 1311, ईशर मोटर 4720, ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2647, HCL टेक्नो 1871, HDFC बैंक 1734, HDFC STD लाइफ 718, हीरो मोटरकॉर्प 4927, हिंडेल्को 692, HUL 2575, ICICI बैंक 1292, इंडस इंड बैंक 1054, इन्फोसिस 1865, ITC 484, JSW स्टील 967, कोटक महिंद्रा बैंक 1749, L&T 3340, MAH and MAH 2781, मारुति सुजुकी 11483, नेस्ले इंडिया 2272, NTPC 403, ONGC 263, पावर ग्रिड 318, रिलायंस IND
1334, SBI 792, SBI लाइफ इंश्योरेंस 1605, श्रीराम TRFN 3259, सन फार्मा 1902, टाटा कंज्यूमर P 975, टाटा मोटर्स 878, टाटा स्टील 149, TCS 4090, टेक महिंद्रा 1702, टाइटान कंपनी 3283, ट्रेंट 7307, अल्ट्राटेक 11092, विप्रो 558, निफ्टी 50 24,339, चेंज 0.7% अप। टाटा पावर प्रीवियस क्लोज 422, ओपन 422, हाई 429, लो 415, क्लोज 425। जोमेटो 253, ओपन 253, हाई 259, लो 247, क्लोज 254। आज की बिजनेस खबर, अदानी समूह खरीदेगा ITD सीमेंटेशन। अदानी समूह 3,204 करोड़ रुपये के सौदे में ITD सीमेंटेशन इंडिया में नियंत्रक हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। इसके साथ ही समूह इंजीनियरिंग और निर्माण EPC क्षेत्र में प्रवेश करेगा। सूत्रों ने कहा कि समूह की योजना भारत के बुनियादी ढांचा व्यय के साथ साथ अपने स्वयं के पूंजीगत खर्च मामले में EPC में भूमिका निभाने की है। निर्यातों को लिए नई ब्याज सब्सिडी योजना। वाणिज्य विभाग निर्यातकों के लिए ब्याज समीकरण योजना के नए सिरे से पेश करने के तरीके पर विचार कर रहा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि IES की शुरुआत में निर्धारित लक्ष्य पूरे हो पाएँ। ये सरल इसलिए हुए कि क्योंकि वित्त मंत्रालय जानना चाहता रहा है कि आखिर IES निर्धारित अवधि के बाद भी क्यों जारी रखी जाए। इस योजना की शुरुआत 2015 में 5 वर्षों के लिए हुई थी, मगर बाद में इसकी अवधि बढ़ती गई। कच्चे पाम तेल में उबाल, कंपनियां बढ़ाने लगी दाम। कच्चे पाम ऑयल की कीमतों में तेजी के बाद अब घरेलू उपभोक्ता कंपनियों ने कीमती में बढ़ोतरी ग्राहकों पर डालने के लिए साबुन से लेकर खाद्य तेलों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कुछ उपभोक्ता वस्तुओं में कच्चा पाम ऑयल मुख्य सामग्री होता है, जिसकी कीमत में पिछले 3 महीने के दौरान 45.2% का इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा कि उससे पहले से ही त्वचा स्वच्छता की श्रेणी में कीमती बढ़ानी शुरू कर दी है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मध्यस्थता कानून में संशोधन की तैयारी। संस्थान मध्यस्थता को और अधिक बढ़ावा देने तथा ऐसे मामलों में अदालत के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने एक मसौदा विधेयक पेश किया है, जिसमें प्रस्तावित संशोधनों पर विचार मांगे गए हैं। विधि मंत्रालय के अधिक मामले में विभाग ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता को और बढ़ावा देना, मध्यस्थता में अदालती हस्तक्षेप को कम करना और समय पर निष्कर्ष सुनिश्चित करना है। IDBI बैंक का विनिवेश मार्च तक, हिस्सेदारी बेचने का मामला। अगले 15 दिनों में वालीकर्ताओं को बैंक के वर्चुअल डेटा रूम तक पहुंच मुहैया कराई जाएगी। वित्त वर्ष 2025 में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। IDBI बैंक में LIC की 49.24% और सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा 39% बढ़कर 1,836 करोड़ रुपये रहा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय मार्च 2025 तक IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया पूरे होने की उम्मीद कर रहा है। मामले से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी। उक्त अधिकारी ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छांटे गए बोलीकर्ताओं को उचित एवं उपयुक्त प्रमाण पत्र देने के बाद सरकार IDBI बैंक के निवेश की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है और पूरी प्रक्रिया के चालू वित्त वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। हम बोलीकर्ताओं को नवंबर के दूसरे
हफ्ते तक वर्चुअल डेटा तक पहुंच मुहैया कराएंगे। पश्चिम एशिया ने बढ़ाई बाजार की चिंता। विदेशी निवेशकों के रिकॉर्ड बिकवाली से देशी शेयर बाजार पर पहले से ही दबाव और कच्चे तेल के दामों में तेजी नई चुनौती खड़ी कर दी है। पश्चिम एशिया में तनाव में के मद्देनज़र पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड 4.1% बढ़कर $76 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। विशेषज्ञ का कहना है कि ईरान इजराइल के बीच विवाद और बढ़ने से तेल की कीमती में आगे और तेजी आ सकता है, जिसका असर घरेलू शेयर बाजार में दिख सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी पहले ही इस महीने अभी तक 6% से ज़्यादा टूट चुके हैं। क्षेत्र में ईरान और इसके सहयोगियों द्वारा महीनों से किए जा रहे हमलों के जवाब में शनिवार तड़के इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिससे तेल की कीमत में उछाल आई है। ईरान की सेना ने बताया कि इजराइल के हवाई हमले में उसके 2 सैनिक मारे गए। विशेषज्ञ ने कहा कि बाजार के लिहाज से सकारात्मक बात यह है कि ईरान इजराइल के हमले को कमतर बता रहा है, जो मिसाइल और हवाई रक्षा क्षेत्रों तक सीमित था और परमाणु तेल तथा नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एवेंडस कैपिटल्स पब्लिक मार्केट्स अल्टरनेट्स सिक्योरिटीज़ के मुख्य कार्याधिकारी एंड्रयू हॉलैंड ने कहा, हमले अधिक समयांकित प्रतीत होते हैं, मगर ये देखना होगा कि ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। कंपनियों की कमाई के मोर्चे पर अभी तक कुछ खास नहीं रहा था। कुल मिलाकर बाजार में तेज़ी का कोई उत्प्रेरक नहीं है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम होता तो बाजार में थोड़ी तेज़ी दिख सकती थी। वैश्विक निवेशकों की नज़र अमेरिकी चुनाव के नतीजे पर भी होंगी। अल्फा नीति फिनटेक के सह संस्थापक UR भट्ट ने कहा कि सोमवार को बाजार गिरावट के साथ खुल सकता है। ICICI बैंक के नतीजे अच्छे रहे हैं, ऐसे में बाजार के मनोबल में थोड़ा सुधार हो सकता है। ईरान के तेल संयंत्र पर हमला नहीं हुआ है, जिससे कच्चे तेल की कीमत में ज़्यादा तेज़ी आने की असर नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनियों के कमज़ोर नतीजे और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार में ज़्यादा गिरावट आई है। भट्ट ने कहा, अब बाजार ऊंचाई पर था तो कमाई को लेकर चिंता हो गई, गुंजाइश नहीं, मगर अब तक 7 से 8% नीचे आ चुका है। ऐसे में नतीजे आगे और ख़राब रहते हैं तो बाजार में गिरावट पड़ सकते हैं। कई ब्लूचिप कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमज़ोर रहने से विश्लेषकों ने चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए आय के अनुमान में कटौती की है। उससे निफ्टी और सेंसेक्स का लक्ष्य की भी घटाया गया है। ये सिक्योरिटीज़ के कार्यकारी निवेशक अमर अंबानी ने कहा, विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं और ये निवेशकों ने बाजार से दूरी बना ली है और अगर वे छोटी बिकवाली भी करते हैं तो बाजार नीचे आ सकते हैं। बीते शुक्रवार को भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ और सेंसेक्स तथा निफ्टी लगातार चौथे हफ्ते नुकसान में रहे, जो अगस्त 2023 के बाद सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है। अगर विदेशी निवेशकों की बिकवाली कम नहीं होती है तो बाजार में 2 से 5% की और गिरावट आ सकती है। ई कॉमर्स को ग्रामीण बाजार से दम। ई कॉमर्स कंपनियां देश के छोटे और मझोले Tier 2, Tier 3 शहरों और दूर दराज के इलाकों में अपने कारोबार के विस्तार पर जोर दे रही हैं। त्योहार सीजन के दौरान इन क्षेत्रों से ई कॉमर्स कंपनियों की ज़बरदस्त मांग दिख रही है। देश के ग्रामीण बाजार का आकार काफ़ी बड़ा है और वहाँ मौसम और अप्रत्याशित होने के साथ साथ कनेक्टिविटी की सुविधाओं की भी काफ़ी मांग है। इन लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद ई कॉमर्स कंपनियां ग्रामीण इलाकों में अपने बुनियादी ढांचे और तकनीक को बेहतर कर रही हैं। ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट ने कहा कि खरीदारी के व्यवहार में काफ़ी बदलाव दिख रहा है, खासतौर पर पीछे एवं मझोले शहरों में ग्राहकों की ई कॉमर्स में दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे वृद्धि को रफ्तार मिल रही है। फ्लिपकार्ट के हाल में संपन्न द बिग बिलियन डेज सेल कार्यक्रम के दौरान कंपनी के वैल्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉप्सी पर कमलापुर, बदार, सीहोर, बसंतपुर, खेड़ा, बंगरेज और भोटा जैसे तमाम कस्बों Tier 4 के साथ साथ 2800 से अधिक छोटे शहरों से ग्राहकों की ज़बरदस्त भागीदारी दिखी है। वहां खरीदारी के बावजूद लगातार बढ़ रही है और वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ साथ सस्ते विकल्प भी तलाश रही हैं। फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष ग्रोथ हर्ष चौधरी ने कहा, इस साल के बिग बिलियन डेज सेल आयोजन के पहले 24 घंटे के दौरान
प्रमुख महानगरों से मांग में तेजी जारी है, मगर इस आयोजन के दौरान मेदिनीपुर, हिसार, बहरमपुर, बांकुड़ा और अगरतला जैसे छोटे एवं मझोले शहरों में भी अच्छी खासी मांग दिखी। उन्होंने कहा, आपूर्ति श्रृंखला के मजबूत नेटवर्क के जरिए तेजी से डिलीवरी करने और ऐप पर विशेष पेशकश के जरिए ग्राहक अनुभव को बेहतर करने के हमारे प्रयासों ने न केवल महानगरी बल्कि देश भर के ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण भारत में कई श्रेणियों को ग्राहकों का ज़बरदस्त समर्थन मिला है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े अप्लायंसेस, फैशंस, मोबाइल, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन और होम प्रोडक्ट्स जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं। छोटे शहरों एवं कस्बों में ई कॉमर्स सेवाओं की मांग बढ़ने के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। आमतौर पर छोटे शहरों एवं कस्बों के लोगों को आजीविका की तलाश में महानगरों की ओर रुख करना पड़ता है। जम्मू के विश्नाह में फ्लिपकार्ट डिलीवरी केंद्र के काम करने वाली हरदीप राज भी उनमें शामिल है। राज ने कहा, दिव्यांगों के लिए सही अवसरों की तलाश करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है, मगर इस इलाके में फ्लिपकार्ट के आने से स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा, मैं फ्लिपकार्ट में चार्टर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर रहा हूं। रोजगार की कम भूमिका ने मुझे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का लिए सशक्त बनाया है। महिंद्रा लाइफस्पेस को 14 करोड़ रुपया का घाटा। महिंद्रा समूह की रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेस को कम आमदनी होने से चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 14 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है। बीते वित्त वर्ष के समान तिमाही में कंपनी को 18.93 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। महिंद्रा लाइफ स्पेस ने शेयर बाजार की दी सूचना में कहा कि उनके कुल आमदनी घटकर सितंबर तिमाही में 16.96 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष का समान तिमाही में 26.70 करोड़ रुपये था। बढ़ती मांग पूरी करने के लिए हमारी क्षमताएं सही वक्त पर। चीन से इस्पात निर्यात में तेजी का वैश्विक इस्पात उद्योग पर साया पड़ रहा है। इस्पात के दामों में गिरावट की वजह से देश की सबसे बड़ी इस्पात विनिर्माता कंपनी JSW स्टील ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान संयुक्त शुद्ध लाभ के पिछले साल के मुकाबले 84% की गिरावट दर्ज की। JSW स्टील के संयुक्त प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्य अधिकारी जयंत आचार्य ने ऑडियो साक्षात्कार में ईशिता आयात दत्त को बताया कि मध्य के दीर्घावधि में इसके समूचे विस्तार के मामले में अल्पकालिक चुनौतियों के से रुख तय नहीं होगा। इस्पात के दाम दूसरी तिमाही के निचले स्तर पर ऊपर आए हैं, लेकिन कच्चे माल के मामले में लौह आवश्यक आयात के दामों में इजाफा हुआ है। तीसरी तिमाही के मामले में क्या रुख है? समूचे माहौल के कारण दूसरी तिमाही चुनौतीपूर्ण तिमाही रही, जो चीन के निर्यात और भारत में आने वाले अधिक इस्पात की वजह से जटिल हो गई। हमने कम लागत के जरिए इसकी भरपाई की। भारतीय परिचालन ने वास्तव में पिछली तिमाही की तुलना में प्रति टन एबिटा के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया। वॉल्यूम भी काफ़ी दमदार रहा। कच्चे इस्पात का उत्पादन घरेलू बिक्री सबसे ज़्यादा रही, इसलिए चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद ये सकारात्मक रहा। हमारी उम्मीद है कि भारत में साल का समापन करीब 1.5 करोड़ टन की मांग के साथ होगा, इसलिए सीजन के लिहाज से मजबूत रहने वाली दूसरी छमाही अच्छी रहेगी। लग्जरी खरीदी की हो रही तैयारी। लग्जरी वाहन विनिर्माता कार खरीदारी के अनुभव और बेहतर कर रही हैं। जनता के बीच ज़्यादा बिकने वाली ब्रांड के प्रीमियम क्षेत्र में उतरते के बीच लग्जरी बाजार के दिग्गज BMW, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी कंपनियां वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ अपनी डीलरशिप को अपग्रेड कर रही है। इसके लिए वे एगमेंट, वर्चुअल रियलिटी तथा डिजिटल डिस्प्ले वाली जैसे डिजिटल टूल की पेशकश कर रही है। ज़्यादा खुले स्थान वाले शानदार वॉशरूम, शानदार शोरूम, आलीशान वस्तुओं से सजे और हाई एंड परफ्यूम तथा अनुकूल एक्सेसरीज जैसे सुविधाओं की पेशकश करते हुए वे संपन्न लोगों के लिए पालक पावड़ पीछा रहे हैं। उद्योग के विश्लेषक का कहना है कि ये अपनी और अमेजन के बाजार वाली कंपनियों के बीच ज़्यादा विशिष्टता बताने की दिशा में रणनीतिक कदम है। उदाहरण के लिए BMW ग्रुप इंडिया अगले 3 वर्षों में अपनी 56 डीलरशिप को
नया रूप देने के लिए 365 करोड़ का निवेश कर रहा है। इसकी रिटेल नेक्स्ट पहल का लक्ष्य पारंपरिक कार डीलरशिप मॉडल से हटकर लाउंज जैसे अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत की दिशा में बढ़ता है। ये ग्राहकों को एक ही छत के नीचे BMW, मिनी और मेटरोइड के साथ साथ पुरानी कारों की बिक्री और सेवाओं की पेशकश उपलब्ध होगी। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी विक्रम पवार ने कहा कि कंपनी इस पहल के साथ भारत में अकंठ लग्जरी अनुभव की अपनी कल्पना का विस्तार कर रही है। इसकी डीलरशिप अब डिजिटल उत्पाद का फिगरेट से सुसज्जित होगी। ग्राहकों को अपने BMW डिज़ाइन करने और माई BMW ऐप के जरिए ग्राहक सेवा बुकिंग आरक्षण करने की सुविधा होगी। जर्मनी के लग्जरी कार विनिर्माता मर्सिडीज बेंज भी अपने 25 भारतीय आउटलेटों को एक्टिव और स्पेस और चैनल रिटेल अनुभव के साथ लाउंज में अपग्रेड करने के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं। ये समृद्ध ग्राहकों को आकर्षित करने की कंपनी की वैश्विक रणनीति के अनुरूप है। FPI ने निकाली 85,790 करोड़ रुपये। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI का भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का सिलसिला जारी है। इस महीने FPI ने अब तक भारतीय बाजार से 85,790 करोड़ रुपये या 10.2 अरब डॉलर की निकासी की है। चीन के प्रोत्साहन उपायों, वहां शेयरों के आकर्षक मूल्यांकन तथा घरेलू शेयरों के ऊंची मूल्यांकन की वजह से FPI भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। विदेशी कोषों की निकासी के मामले में अक्टूबर की महीना सबसे खराब साबित हो रहा है। मार्च 2020 में FPI ने शेयरों से 61,973 करोड़ रुपये निकाले थे। इससे पहले सितंबर में FPI ने भारतीय शेयर बाजार में 57,724 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो उनके निवेश का 9 माह का उच्च स्तर था। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जून से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार लिक्वाल बने रहे हुए हैं। अप्रैल मई में उन्होंने ज़रूर 34,252 करोड़ रुपये की निकासी की थी। मॉर्निंगस्टार इकोनॉमी रिसर्च इंडिया के सहायक निर्देशक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि भविष्य में FPI का भारतीय बाजार में निवेश भू राजनीतिक स्थिति और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव जैसे वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चों पर मुद्रास्फीति का रुख, कंपनियों के तिमाही नतीजे और त्योहारों सत्र की मांग पर FPI का निगाह रहेगी। FPI ने 1 से 25 अक्टूबर के बीच भारतीय शेयर बाजार से शुद्ध रूप से 85,790 करोड़ रुपये निकाले हैं। निफ्टी 50 के लिए समर्थन का अहम स्तर 24,000। बेंचमार्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अपने सर्वोच्च स्तर से 2100 अंक यानी 8.6% टूट चुका है और इसका आखिरी बंद स्तर 24,181 रहा। तकनीकी विश्लेषकों ने कहा कि अब रुझान गिरावट में खरीदारी के बजाय तेज़ी में बेची की ओर चला गया है और समर्थन के लिए अहम स्तर 24,000 है। रेगुलेटर ब्रोकिंग में रिसर्च का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजित मिश्रा ने कहा कि निफ्टी के 24,000 से नीचे जाने पर परिदृश्य खराब हो सकता है। अगर उसने सुधार होता है तो 24,500 प्रतिरोध के मजबूत स्तर पर काम करेगा। ट्रेडरों का बढ़त पर बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रों और व्यापक सूचकांक दबाव में है। HFDC सिक्योरिटीज़ में वरिष्ठ तकनीकी और डेरिवेटिव शोध विश्लेषक विनय रजनी ने कहा कि 24,600 24,650 के दायरे का इस्तेमाल नए शॉर्ट पोजीशन बनाने और लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने के लिए होना चाहिए। 23,900 का कोई स्तर निफ्टी को 23,000 के अगले पोजिशनल लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। मुंबई से संघाई या टोरंटो, FPI भारत पर कर रहे दोबारा विचार। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने भारतीय शेयरों में से रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर की निकासी की है। इस बिकवाली की मुख्य वजह विदेशी फंडों का महंगे भारतीय बाजार से ज़्यादा सस्ते बाजार चीन की ओर जाना है। हालांकि उन बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि भारत और कनाडा, जिसके पेंशन फंड विदेशी पूंजी के लिए अहम स्रोत हैं, के बीच बढ़ती तकरार से बिकवाली का दबाव तेज हो सकता है। पिछले हफ्ते बाजार में कनाडा के पेंशन फंड
के बड़े ऑर्डर की अफवाह फैली, लेकिन एक्सचेंज के रोज़ाना की ब्लॉक डील की आंकड़ों ने इस थ्योरी का समर्थन नहीं किया। कुल मिलाकर कनाडा का रैंकिंग एफपीआई के निवेश के लिहाज से अग्रणी से घटकर 9वें रह गई है, जो जून में 8वीं थी। कनाडा आधारित फंड की परिसंपत्तियां सितंबर के आखिरी में 1.98 लाख करोड़ रुपये थीं, जो कि एक साल पहले 1.52 लाख करोड़ रुपये थी। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, केस डी डिपो, एट प्लेटमेट, डब्ल्यू ट्यूबेक और एंटरिए टीचर्स पेंशन प्लान जैसे बड़े फंडों का भारत में निवेश है। मुफ्त रेवड़िया के बजाय रोजगार के अवसर बढ़े। मुफ्त रेवड़िया वोट बटोरने का एक आसान तरीका हो सकती है, लेकिन ये देश के लिए नुकसानदायक है। ये सिर्फ लोगों को लालच देती है, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाती है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। इससे न केवल लोगों की आय बढ़ेगी, बल्कि देश का विकास भी होगा। मुफ्त की चीज़ें लोगों को आलसी बना सकती हैं और उन्हें मेहनत करने से रोक सकती है। हमें समझना चाहिए कि स्थायी विकास के लिए हमें दीर्घकालीन समाधानों पर ध्यान देना होगा। मुफ्त रेवड़ियों के बजाय हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर निवेश करना चाहिए। वृद्धि के प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ताज़ा मासिक बुलेटिन के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले संकेत बताने के में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन पिछली तिमाहियों की तुलना में इसकी गति धीमी हुई है। केंद्रीय बैंक ने जहां चालू वर्ष के लिए अपने सालाना वृद्धि अनुमान को 7.2% पर रखा है, वहीं इसकी संभावनाओं को लेकर बहस चल गई है। जैसा कि बुलेटिन में कहा गया, 2024-25 की पहली तिमाही में कारोबारी नतीजे में सकल मूलधनों पर गिरावट नजर आई और ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनियां कम ब्याज के साथ मार्जिन बचा रही हैं। दैनिक उपयोग के उपभोक्ता वस्तुओं में से कुछ बड़ी कंपनियां ने हाल के दिनों में शहरी मांग में कमी को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि वो उनकी बिक्री में बड़ा योगदान करती हैं। खुशकिस्मती से ग्रामीण मांग में इजाफा होता दिख रहा है और अच्छा मानसून होने के कारण पूरे परिदृश्य में और सुधार आना चाहिए। कुल मिलाकर शेयर बाजार में हालिया गिरावट को कमज़ोर कारोबारी प्रदर्शन से भी कुछ हद तक समझा जा सकता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि 6.7% के साथ 5 तिमाहियों के निचले स्तर पर खड़ी रही। इसकी वजह आम चुनाव के दौरान कम सरकारी व्यय को माना जा सकता है। वास्तविक स्थिति जहां दूसरी तिमाही की केंद्रीय राष्ट्रीय लेख के आंकड़ों के जारी होने के बाद सामने आएगी, वहीं उच्च आवृत्ति वाले संकेतों को जुड़ी चिंताएं नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री निरंतर विभिन्न संकेतकों और वास्तविक वृद्धि परिणामों के बीच अंतर को रेखांकित करते रहे हैं। कुछ पाठ यकीनन पहेलीनुमा भी हैं। उदाहरण के लिए, वाहन क्षेत्र में कोविड के बाद जहां यात्री वाहनों की मांग में सुधार हुआ, वहीं 2 पहिया वाहनों में की मांग कमज़ोर हो रही, जबकि उन्हें व्यापक खपत और ग्रामीण मांग का परिचायक माना जाता है। 2023-24 में कुल 2 पहिया वाहनों की बिक्री पिछले वित्त वर्ष में बिके वाहनों की तुलना में आधी रही। इतना ही नहीं, ये 2018-19 में हुई बिक्री से भी कम थी। एक अन्य चिंताजनक आंकड़ों कृषि श्रम शक्ति में इजाफा भी है। विकास की बुनियादी समझ करती है कि अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के साथ इस आंकड़े में कमी आनी चाहिए थी। खेती के कामों में लगे लोगों का संख्या 2018-19 के 42.5% से बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गई। इस असंबद्धता की एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि महामारी के बाद सुधार मोटे तौर पर मुनाफा केंद्रित रहा है, जहां व्यवस्था का औपचारीकरण बढ़ा है। कारोबारी मुनाफे में सुधार पिछले कुछ सालों में शेयर बाजार में आई तेज़ी में नज़र आता है, हालांकि अब ये गति खो रहा है। इस संदर्भ में एक अहम आलोचना ये भी रही है कि जीडीपी के अनुमानों में कंपनी के आंकड़ों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की समुचित दिशा नहीं दिखाता है और यह वृद्धि को बड़ा चढ़ाकर दिखा सकता है, जबकि आधार में बदलाव पर
काम शुरू हो चुका है, तो सरकार को कई नए श्रृंखलाओं में ऐसे चिंताओं और आलोचना को भी निराकरण करना चाहिए। ये बात लगभग सर्वस्वीकार्य है कि इस महामारी के बाद की अवधि में वृद्धि मोटे तौर पर सरकारी व्यय से संचालित थी। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2019-20 के जीडीपी के 1.67% से बढ़कर चालू वित्त वर्ष 3.2% तक पहुंच गया। वजह की अन्य मांग को देखते हुए आवंटन बढ़ाते रहना आसान नहीं होगा। ऐसे में ये बात महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र निवेश आरंभ करे। फिलहाल ऐसे बड़े पैमाने पर होता नहीं दिख रहा है। कर आंकड़ों के आधार पर देखें तो पूंजीगत आवंटन में इजाफा और अन्य आय से वास्तविक निवेश की बजाय कंपनियों की वित्तीय निवेश संबंधी प्राथमिकता में बदलाव का संकेत मिल सकता है। यह विकास उच्च वृद्धि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। केवल वास्तविक निवेश और बेहतर मांग से ही उच्च कारोबारी आय और जीडीपी वृद्धि बरकरार रह सकेगी। सावधानी से करें क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी। एक्सिस सिक्योरिटीज़ क्रेडिट कार्ड्स एंड डिजिटल पेमेंट्स बिजनेस मॉनिटर के रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड के मुकाबले क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल काफ़ी बदलावा जाया है। अगस्त 2024 में क्रेडिट कार्ड से खर्च डेबिट कार्ड से खर्च के मुकाबले 3.9 गुना अधिक हुआ, जबकि अगस्त 2023 ये आंकड़ा 2.8 गुना था। कई लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड पसंदीदा भुगतान विकल्प बन गया है, मगर इसने अधिक ऋण बोझ की चिंता भी बढ़ा दी है। खासकर त्योहारी सीजन के दौरान कई बैंक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी कर रहे हैं और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर छूट और आसान मासिक किस्त EMI जैसे विकल्प की पेशकश कर रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बेहतर सौदे की पेशकश कर रहे हैं, जैसे में इसके ग्राहक ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद लगता है। भारतीय प्रतिबिंब एवं विनिमय बोर्ड सेबी में पूंजीकृत निवेश सलाहकार और सहजमानी.com के संस्थापक अभिषेक कुमार ने कहा, इससे खरीदारी को कम लागत पर सौदे मिलते हैं। दूसरे और ई कॉमर्स कंपनियों को अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनियों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ग्राहक अपनी उधारी को अधिक ब्याज दर के साथ EMI में बदल लेते हैं। मगर विश्लेषक अत्यधिक ऋण के प्रति सचेत करते हैं। बैंक बाजार के मुख्य अधिकारी आदिल शेट्टी ने कहा, क्रेडिट कार्ड से उधारी पर अधिक ब्याज लागत के साथ साथ नियमों में भी काफ़ी सख्ती होती है। अगर आप समय पर अदायगी नहीं करते हैं तो आपकी लागत काफ़ी बढ़ जाएंगे। ऐसे में आप जल्द ही ऋण के जाल में फंस सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से नकदी निकालने से बचें। ATM के जरिए क्रेडिट कार्ड से नकदी निकालने पर काफ़ी शुल्क लगता है। शेट्टी ने कहा, क्रेडिट कार्ड से नकदी निकालने पर लेनदेन शुल्क तुरंत लागू होता है, जो निकाली गई रकम का एक तय फीसदी हो सकता है। मनी फ्रंट के सह संस्थापक और CEO मोहित गंग ने कहा, ऐसा कभी न करें क्योंकि इसमें ब्याज दैनिक आधार पर लिया जाता है। इस प्रकार ATM के जरिए क्रेडिट कार्ड से रकम निकालने पर सालाना ब्याज दर 24 से 46% तक हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज का जाल। क्रेडिट कार्ड बिल आमतौर पर दो भुगतान विकल्प प्रदान करते हैं, कुल देय रकम और न्यूनतम देय रकम। न्यूनतम देय रकम कुल बकाये का करीब 5% होती है। न्यूनतम भुगतान करना सुविधाजनक लग सकता है, मगर इससे आपका कर्ज बोझ तेज़ी से बढ़ सकता है। शेट्टी ने कहा, बची हुई रकम पर 2 से 4% मासिक ब्याज लगता है। देरी से भुगतान करने पर जुर्माना लगता है, जो गंग के अनुसार 30% तक हो सकता है। ब्याज और जुर्माने दोनों पर 18% GST जुड़ने से आपका बोझ काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो ब्याज मुक्त अवधि के भीतर पूरी रकम का भुगतान कर दें। गंग ने कहा कि न्यूनतम रकम का भुगतान ना करने पर भी डिफ़ॉल्ट समझा जाएगा, जो आपके क्रेडिट स्कोर को ख़राब कर सकता है। त्योहारों पर अधिक खर्च करने से बचें। त्योहारों के मौसम में अक्सर लोग अधिक खरीदने करने के लिए उत्साहित दिखते हैं। ख़ास तौर पर दिवाली बोनस मिलने के बाद लोग तत्काल कुछ न कुछ खरीदना चाहते हैं। गंग ने कहा, पूरी रकम खरीदारी पर खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा बचत या निवेश में लगाएं। कुमार ज़रूरी खरीदारी की सूची बनाने और उस पर टिके रहने का सुझाव देते हैं।
जबकि कंग सबसे बढ़िया सौदा पाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कीमती की तुलना करने की सलाह देते हैं। क्रेडिट कार्ड कई तरह के फायदे और रिवार्ड देते हैं। शेट्टी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली बड़ी कंपनियों का आमतौर पर कार्ड कंपनियों के साथ गाठजोड़ होता है। खरीदारी से पहले ये देखना ज़रूरी है कि किस कार्ड पर सबसे अधिक छूट और कैशबैक मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड ऋण का प्रबंधन। कुमार का सुझाव है कि क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आपकी कर पश्चात आय की 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा ऋण बोझ को कम करने के लिए अधिक ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड की शेष रकम का तत्काल भुगतान करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आपको अपने विवेकाधीन खर्च में कटौती करनी चाहिए। इनके अलावा आप पर्सनल लोन या ओवरड्राफ्ट सुविधा के जरिए क्रेडिट कार्ड के बकाया को भुगतान करने पर विचार कर सकते हैं। इन दोनों विकल्पों में आमतौर पर ब्याज दर क्रेडिट कार्ड की उधारी के मुकाबले कम होता है। त्योहारी सत्र में 20% बड़ी भर्तियां। पीरजादा अबरार। चालू त्योहार सत्र पर लॉजिस्टिक और परिचालन, ई कॉमर्स तथा आतिथ्य क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि हुई है। पेशेवर नेटवर्किंग मंच अपना .com ने कहा कि इस दौरान 2.16 लाख अवसर दर्ज हुए हैं। इस साल का त्योहारी सत्र विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण रहा जो उपभोक्ता खर्च में मंदी के बाद फिर भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त तेज़ी के सामान पहुंचने वाले क्विक कॉमर्स उद्योग के विस्तार ने भी भर्ती में योगदान दिया है। इस दौरान लॉजिस्टिक और परिचालन क्षेत्रों में अवसर सालाना आधार पर 70% बढ़ गए हैं। दूसरी और खुदरा और ई कॉमर्स में 30% की वृद्धि हुई, जबकि रेस्तरां और आतिथ्य क्षेत्र में 25% की वृद्धि हुई है। रैपिडो, डिलीवरी, ई-कार्ट और फिक्ट जैसे कंपनियां शिप रॉकेट जैसी कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए 30,000 से अधिक रिक्तियां दर्ज की हैं। अपना .com के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO निर्मित पारिक ने कहा कि ये साल हमारे नियुक्त भागीदारी के लिए बहुत ही खास है, जिन्हें उपभोक्ता मांग में पूरी 20-25% की वृद्धि की उम्मीद की है। झारखंड। बढ़ चढ़कर चुनावी वादे। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी राज्यों में प्रमुख मुद्दे। भाजपा और कांग्रेस 3 गठबंधन कर रहे हैं बड़े ऐलान। झारखंड में चुनावी विसात बिछ चुकी है। अपने अपने मोहरे चलाने के लिए राजनीतिक दल तैयार हैं। गठबंधन बनाकर एक दूसरे को मात देने की रणनीति बनाई जा चुकी है। मौजूदा समय में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। पिछले चुनाव में हार का मुंह देखने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां अपना प्रदर्शन सुधारने और दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। भाजपा ने चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ हाथ मिलाया है। राज्य में 13 और 24 नवंबर को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। मतदाताओं को लुभाने के लिए झामुमो सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। उसके अंतर्गत 21 से 50 वर्ष आयु की पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना में फ़िलहाल 48,15,048 महिलाएं पंजीकृत हैं। इसमें से 45,36,597 महिलाओं को योजना के लाभ मिल रहे हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने ऐलान किया कि दिसंबर के पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सरकार ने ये कदम विपक्षी भाजपा द्वारा इस वादे के बाद उठाया कि सत्ता में आने पर ये गोगो दीदी योजना लाएगी, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार की योजनाओं से राज्य के खजाने पर 9,000 करोड़ रुपये का भार पड़ने की संभावना है, लेकिन ऐसी पहल के लिए धन का इंतजाम करना बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि झारखंड की निजी कारों में राजस्व संग्रह की हिस्सेदारी लगभग 30.8% ही है।
इसके अतिरिक्त राज्य में दलित, आदिवासी और महिलाओं आदि वंचित तबकों के लिए पेंशन की आयु भी 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इससे भी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय पेंशन योजना के तहत भी राज्य सरकार 240.40 करोड़ रुपये का योगदान देती है, जिसमें पात्र लोगों को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। पेंशन के अलावा राज्य सरकार वेतन और ब्याज भुगतान जैसे मदों में भी मोटी रकम खर्च करती है, इसलिए विकास के कार्य पर निवेश के लिए उसके पास सीमित विकल्प बचते हैं। इस भारी दबाव के अलावा झारखंड पूंजीगत संपत्तियां पैदा करने पर अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक अपने आर्थिक संसाधनों का अधिक हिस्सा व्यय करता है। वित्त वर्ष 2025 में पूंजीगत व्यय राज्य की अर्थव्यवस्था का 7.89% तक बढ़ने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 15 में 2.91 के मुकाबले लगभग 3 गुना है। तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों का पूंजीगत सकल घरेलू उत्पाद GSDP अनुमान वित्त वर्ष 24 में लगभग 4.9% था, जबकि झारखंड का 7.57% था। वित्त वर्ष 2021 में कोविड महामारी के दौर और वित्त वर्ष 15 को छोड़ दे तो राज्य का राजस्व अधिकांश वर्षों में अधिशेष ही रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य का राजस्व घटा 2% तक गिरने का अनुमान जारी किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में ये सबसे अधिक 5.2% के स्तर पर था। लेकिन ऋण में GSDP अनुपात उच्च स्तर पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 21 के बाद ये 30% का स्तर पर पार कर 36% तक दर्ज किया गया है। महामारी से पहले भी इसमें लगातार वृद्धि हो रही थी। वित्त वर्ष 2019-20 में ये अनुपात 30.4% था, जबकि इससे पहले के वर्ष में ये 27.4% दर्ज किया गया था। ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है कि जिस राज्य का राजस्व अधिशेष हो और वित्तीय घाटा काबू में हो, वहाँ ऋण का भार इतना अधिक क्यों है। ऐसा प्रतीत होता है कि खासकर महामारी के दौरान और इसके 1 साल पहले ऋण संग्रह का काम हल्का रहने के कारण राज्यों को सिर पर ऋणी का बोझ बढ़ा है। राज्य का वित्तीय हालत नाजुक होने के बावजूद भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए 5 योजनाओं का ऐलान किया है। इनमें सभी परिवारों को 500 करोड़ रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा साल में त्योहारों के मौके पर 2 सिलेंडर मुफ्त भी देने का वादा पार्टी कर रही है। इसके अलावा स्नातक और परास्नातक युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2000 रुपये देने का वादा भी भाजपा कर रही है और अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां पैदा करने का दावा कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ये भी कह रही है कि यदि वे सत्ता में आई तो खाली पड़े 2,27,000 सरकारी पदों को भरेगी। भाजपा इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर में उठा रही है। जहां तक राज्य की बेरोजगारी का दर सवाल है तो ये वित्त वर्ष 23-24 जुलाई-जून में 1.3% के स्तर पर दर्ज की गई है। ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 3.2% से बहुत कम है। झारखंड भले बेरोजगारी दर कम होने के लिए अपनी पीठ थपथपाते हो, लेकिन गरीबी अभी भी यहाँ की मुख्य चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2023 में जारी की नई नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि गरीबी के मामले में राज्य दूसरे नंबर पर है। राज्य के 28% लोग अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इससे अधिक 33.7% लोग केवल बिहार में ही गरीबी की मार झेल रही हैं। सभी परियोजनाएं भाजपा शासित राज्यों में नहीं आई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निवेश का महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने के आरोपों को रविवार को खारिज करते हुए कहा कि निवेशकों का अपना हिसाब किताब होता है और वे ऐसे राज्य सरकार का चुनाव करेंगे जो सक्षम है और कुशल हो। जयशंकर ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में सभी परियोजनाएं भाजपा शामिल राज्यों के पास नहीं आई हैं। उन्होंने कहा, प्रतिस्पर्धी संवाद देश के लिए अच्छा है।
उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा दुनिया में सबसे चर्चित कॉन्क्यूवेटिव गलियारा है और इसका मुख्य इंटरफेस महाराष्ट्र में होगा। विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि निवेशकों का अपना आकलन होता है तो चुप नहीं बैठेंगे भारत। विदेश मंत्री ने कहा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी घटना दोबारा हुई तो अब ऐसा नहीं होगा। जयशंकर ने कहा, मुंबई में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए कि यहाँ आतंकवाद हमला हुआ और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। OTT की मार से घटी DTH की कमाई। भारत के डायरेक्ट टू होम DTH उद्योग के राजस्व में गिरावट आने लगी है, क्योंकि अब उपभोक्ता डिजिटल कंटेंट विकल्पों को प्राथमिकता देने लगते हैं। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लीडर चंद्रशेखर मांथा ने बताया कि 4 प्रमुख DTH ऑपरेटर का संयुक्त राजस्व वित्त वर्ष 2022 के 12,284 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 11,072 करोड़ रुपये रह गया। इससे इस बात को बल मिला कि अब ग्राहक DTH छोड़ डिजिटल कंटेंट यानी OTT को प्राथमिकता देने लगे हैं। हालांकि इस बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड ने टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी और सन डायरेक्ट के ईमेल भेजा था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। मौजूदा रुझान के अनुसार पर क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के निर्देशक रिसर्च पुष्पन शर्मा ने उम्मीद जताई है कि DTH और ऑपरेटर और ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म के बीच राजस्व अंतर अगले 2 साल या 3 वर्षों में और बढ़ जाएगा। डिश टीवी के मुख्य कार्य अधिकारी कार्य निर्देशक मनोज ढोपल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, पहले लोग मुख्य रूप से DTH सेवाओं के जरिए टीवी देखते थे, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 से पहले हाइब्रिड मॉडल टीवी और OTT जैसे स्ट्रीमिंग सेवाएं का रुख शुरू हो गया था, जो महामारी के बाद और तेज़ हो गया। उन्होंने कहा, जब लोग अपने बजट के हिसाब से जहां सुविधा मिलती है वहीं कंटेंट देखने लगते हैं। टीवी खरीदने वाली की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन टीवी देखने में बिताए जाने वाले घंटों में कमी आई है, जिससे DTH कंपनियों का राजस्व और ग्राहकों की संख्या प्रभावित हुई है। डोभाल ने कहा कि हालांकि ग्राहक DTH सेवाओं के से दूर नहीं हुए हैं, लोग अभी भी DTH की सेवाएं ले रही हैं, मगर दर्शकों की संख्या दिनों की संख्या घंटों और संख्या में गिरावट आई है। उद्योग के जानकार DTH ऑपरेटर राजस्व से गिरावट का बड़ा कारण कम ग्राहक आधार को मानते हैं। शर्मा ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनिमय प्रतिबंधन ट्राई के परफॉर्म इंडिकेटर रिपोर्ट के संचालित आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2021 में करीब 7 करोड़ ग्राहक थे, जो इस साल जून में घटकर 6.2 करोड़ रह गए। विविध और उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट की चाह रखने वाले ग्राहकों की बढ़ती संख्या के कारण OTT बाजार में अगले 2 से 3 वर्षों में सालाना 10 से 12% इजाफा होने की उम्मीद है। इसके विपरीत कमज़ोर ग्राहक वृद्धि और मौजूदा ग्राहकों की अन्य डिजिटल सेवाओं का रुख करने से DTH राजस्व में भी 1 से 3% का बहुत ही मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में क्रिसिल ने भी उल्लेख किया था कि भारतीय मीडिया कंपनियां बहुत बढ़ते डिजिटल प्रभाव को अपनाने में धीमी हैं। ट्राई के आंकड़े के मुताबिक DTH ऑपरेटर के कुल सक्रिय ग्राहकों की संख्या जनवरी-मार्च तिमाही के 6.19 करोड़ से बढ़कर अप्रैल-जून तिमाही में 6.21 करोड़ हो गई। बीते 3 वर्षों में अप्रैल-जून तिमाही में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंथा ने कहा, 40 लाख से अधिक ग्राहकों ने DTH सेवाओं को छोड़कर DD फ्री डिश अथवा OTT प्लेटफॉर्म जैसे विकल्पों को अपना लिया। मंथा और शर्मा दोनों का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म का मूल्य निर्धारण रणनीति उपभोक्ताओं को DTH ऑपरेटर से दूर जाने के लिए प्रभावित करने का बड़ा कारण साबित हो रहा है। शर्मा समझाते हैं, DTH सेवाओं पर आप मुख्यतः प्रसारकों द्वारा दिखाई जाने वाली सामग्री को देख सकते हैं, जिसकी कीमत 300 से 500 रुपये के बीच होता है। इसके विपरीत नए ज़माने की फाइबर प्रदाताओं द्वारा बंडल पेशकश, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म का विकल्प मिलते हैं,
जिनकी कीमत 800 से 1000 रुपये के बीच होते हैं। कीमत में थोड़ा इजाफा कर ग्राहक बंडल विकल्पों के साथ साथ अधिक आकर्षक विकल्पों भी चुन सकते हैं। जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर नए ज़माने के फाइबर प्रदाता है। वे ऐसे पैकेज की पेशकश करते हैं जिनमें हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म भी मिलते हैं। बंडल डिजिटल सेवा भी एयरटेल DTH सेवा के ग्राहकों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण है। जून तिमाही में कंपनी के विवरण बताने के दौरान भारतीय एयरटेल के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्य अधिकारी गोपाल विट्ठल ने विश्लेषकों से कहा, हमारा ध्यान दक्षिण भारत के राज्य महाराष्ट्र और बंगाल पर है और इन्हीं इलाकों में हम परिसरन पर भी ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, शुद्ध ग्राहकों की वृद्धि 1.9 लाख से अधिक थी, जो उद्योग की चुनौतियां और गिरावट के बाद भी लगातार तीसरी तिमाही में वृद्धि में रही। नतीजतन हम बाजार हिस्सेदारी हासिल करना बरकरार रख रहे हैं। महानगरों में भी अलग अलग पेशकश के सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं, जो ग्राहकों को एयरटेल ब्लैक और आकर्षित कर रही हैं। कंपनी की DTH सेवाएं एयरटेल ब्लैक मॉडल बंडल का हिस्सा है, जो ग्राहकों को मोबाइल, ब्रॉडबैंड और DTH जैसे कोई सेवाएं एक साथ देती हैं। DTH सेवा प्रदाता भी अपने OTT प्लेटफॉर्म के साथ आगे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए डिश टीवी ने ग्राहकों की बदलती मांग को भुनाने के लिए अपने OTT प्लेटफॉर्म बाचो पेश किया है। अक्टूबर 2022 में OTT के जुड़ने के बाद ये बाचो का लगभग 60 लाख सशुल्क ग्राहक प्राप्त हुए। झारखंड 32 सीटों पर निर्णायक भूमिका है महिलाएं। झारखंड की मतदाता सूची में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का संख्या अधिक होने का मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सीट सहित 32 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाता की भूमिका निर्णायक हो सकते हैं। पुरुष की तुलना में महिला मतदाताओं की अधिक संख्या वाले 32 निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहरेट विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2.25 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 1.15 लाख महिलाएं और 1.09 लाख पुरुष मतदाता हैं। इसी तरह सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में 3.69 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1.83 लाख पुरुष और 1.85 लाख महिला मतदाता शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार चंपाई सोरेन सरायकेला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सोरेन ने कथित रूप से झमुमो नेताओं से कहा कि अपमान और बेइज्जती के किए जाने के हवाले देते हुए 30 अगस्त की भाजपा का दामन थामा है। बरहेट के और सरायकेला उन 32 विधानसभा सीट शामिल है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। झारखंड में कुल 81 निर्वाचन क्षेत्रों में से 28 सीट अनुसूचित जनजाति ST एवं 9 अनुसूचित जनजाति SSC ASC के लिए आरक्षित है और बाकी सामान्य श्रेणी की सीट है। इन बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जीत हासिल करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सत्ता में आने की उम्मीद है। हेमंत झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के सह प्रभारी हैं। सेंसेक्स 81,224, अक्टूबर 25 79,402, चेंज 1,822, चेंज 2.2 माइनस।